अगर हम नंबर से बात करें तो कहा जाता है कि 120/80 बीपी इज नॉर्मल। इससे ऊपर गया इसका मतलब हाई है। तो अगर किसी ने चेक कराया, उनका बीपी 130/90 आ रहा है, तो क्या वो भी हाई बीपी की कैटेगरी में फॉलो हो जाएंगे? दूसरा 130/80 वाला जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली अगर किसी का बीपी रहता है, बट ये इस वाले बीपी को भी अब हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन मानने लग गए हैं लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से। कि अगर वो घर पर बीपी मॉनिटरिंग मशीन रख रहे हैं तो उससे खुद को बीपी या खुद का बीपी चेक करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? तो उसके लिए जो मेजर करने का बेस्ट टाइम है वो है सुबह खाना खाने से पहले। यानी कि आप भरे पेट नहीं होने चाहिए, आपने आधे घंटे के अंदर अंदर कुछ चाय कॉफी नहीं पिया होना चाहिए, आपको यूरिनेशन का अर्ज नहीं होना चाहिए, यानी कि आपने अगर यूरिन करना है तो आप करके फिर रिलैक्स होके उसके बाद बैठे। आपने कुछ आधे घंटे के अंदर एक्सरसाइज नहीं की होनी चाहिए। रियलिस्टिकली अगर हम सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं तो डाइट सही करके, एक्सरसाइज करने से या अपने जीवन शैली में बदलाव करने से हम रियलिस्टिकली कितना अपना जो बीपी है वो कम कर सकते हैं? अगर वो डाइटरी पैटर्न फॉलो करते हैं तो इतना बेनिफिट उनको मिलेगा, लेकिन अगर साथ में वो एक्सरसाइज भी करते हैं तो इतना बेनिफिट और एडिशनल मिलेगा। तो अगर आप बात करें किसी बंदे का बीपी अगर 140/90 है तो वो इजीली 130/80 या उससे कम आ सकता है अगर वो सारी चीजें फॉलो करें। इस पॉडकास्ट को देख करके लगा कि चलो हम भी डैश डाइट फॉलो कर लेते हैं। प्लीज बताइए कि इस डाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या कट डाउन करनी होती है, किस मात्रा में, किस समय पर खाएं सो दैट बीपी कंट्रोल में रहे। इसमें सबसे जरूरी तो है हमारे को सोडियम कम करना है, बिकॉज जितने भी लोग हाइपरटेंसिव हो जाते हैं वो जनरली सॉल्ट सेंसिटिव हो जाते हैं। दूसरा इसके कॉरलरी है कि पोटेशियम डाइट में बढ़ाना, सोडियम कम करना, पोटेशियम बढ़ाना। तो पोटेशियम हमारे हार्ट को स्टेबलाइज करने का काम करता है। जो 1 टेबल स्पून जो होता है उतना सॉल्ट एक बंदे के लिए परमिसिबल होता है पूरे दिन में। तो पोटेशियम रिच ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हाई बीपी के पेशेंट्स अपनी डाइट में शामिल करके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रख सकते हैं? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये जब हमने बात की, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ऑलमोस्ट सारे फ्रूट्स में पोटेशियम होता है। ठीक है। वेजिटेबल्स में भी मोस्टली में पोटेशियम होता है। या आप जैसे सेंधा नमक है, रॉक सॉल्ट है, जिसमें आपको सोडियम की मात्रा कम होती है, पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस तरह वाले वो भी सब्स्टिट्यूट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो कितना वजन कम करे कि बीपी कंट्रोल में रहे? उनके लिए हमें 5% ऑफ बॉडी वेट रिडक्शन आइडियली हम बोलते हैं। अगर हमारे को 5% ऑफ बॉडी वेट रिडक्शन या 3 बॉडी मास इंडेक्स डिक्रीज करना। अगर घर में जैसे बीपी चेक कर रहे हैं तो कौन सी रीडिंग देख करके हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब इमरजेंसी वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए? सो अगर आपका बीपी 180/120 या उससे ज़्यादा चला जाता है, खास तौर पे जब उसके साथ में आपको सिम्टम भी आ रहे होते हैं, या आपको चक्कर आने लग जाए, आपको कुछ चेस्ट पेन है, आपको सांस फूल गया है, या आपको कुछ अनयूजुअल फीलिंग आ रही है, तो आपको ज़रूर हॉस्पिटल जाना चाहिए या अपने डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। ब्लड प्रेशर को चेक करना बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन आपको पता है कि इसे चेक करने का सही तरीका क्या है? रीडिंग कैसे लेनी चाहिए, दिन में कितनी बार लेनी चाहिए या हर दिन रीडिंग लेनी चाहिए? इसके अलावा कौन से नंबर्स बताते हैं कि सच में बीपी आपका हाई रह रहा है? इंडिया जैसी कंट्री में हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉमन होते जा रहा है। हर 3 में से 1 इंसान ब्लड प्रेशर से अफेक्टेड है। कहीं ना कहीं ये एक तरह से साइलेंट किलर बन करके उभरा है, जिसकी वजह से और भी कई सारी गंभीर बीमारियों का जो खतरा है वो पहले से बढ़ चुका है। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है। ये साइलेंटली आपको डैमेज कर रहा होता है। इसमें हर एक बॉडी पार्ट भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो ऐसे में अगर लंबे समय तक बीपी हाई रह रहा है तो इसकी वजह से क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, रिवर्सल सच में पॉसिबल है कि नहीं, डाइट में, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव हम कर सकते हैं सो दैट हाई बीपी को कंट्रोल में रखा जा सकता है। अगर आप भी इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के एनबीटी लाइफ के पॉडकास्ट में हम यही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हेलो हाय, मेरा नाम है मेघा और आप एनबीटी लाइफ के पॉडकास्ट में आज जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जगदीप यादव, जो कि डायरेक्टर है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक हाई ब्लड प्रेशर के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं डॉक्टर कि हाई ब्लड प्रेशर को लेकर के लोगों के मन में तमाम मिथ्स हैं, खास करके रीडिंग्स को लेकर के, नंबर्स को लेकर के। अगर हम नंबर से बात करें तो कहा जाता है कि 120/80 बीपी इज नॉर्मल। इससे ऊपर गया इसका मतलब हाई है। तो अगर किसी ने चेक कराया, उनका बीपी 130/90 आ रहा है, तो क्या वो भी हाई बीपी की कैटेगरी में फॉलो हो जाएंगे?
सबसे पहले ये जो हाई ब्लड प्रेशर वाला जो एरिया है ये काफ़ी सालों से धीरे धीरे करके इवॉल्व कर रहा है। जब हमने मेडिकल पढ़ाई शुरू की थी तो हमें बोला जाता था 160 तक भी बीपी ठीक है, 100 तक भी बीपी ठीक है, 140 से 160, 90 से 100 के बीच में आप पे पहले आप ट्राई करके देख सकते हैं कि मेडिसिन के बिना भी काम चल सकता है क्या। बट अभी जो धीरे धीरे करके जितनी रिसर्च और ज़्यादा हो रही है उसमें ये धीरे धीरे करके संज्ञान में आया कि ऊपर से 130 और 80 इसके ऊपर वाले जो बीपी हैं लॉन्ग रन में वो हार्मफुल है। ओके तो अगर आप बात कर रहे हैं कि 120/90 बीपी क्या, तो डेफिनेटली जो लोअर वाला बीपी हुआ हमारा वो डायस्टोलिक बीपी जिसको बोलते हैं, वो वाला बीपी डेफिनेटली हायर साइड में हुआ तो उसको ट्रीटमेंट की नीड होगी। सो अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस जो हमें बता रही हैं, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 120/80 और उससे नीचे वाले बीपी को हम नॉर्मल मानते हैं। ठीक है। ऊपर वाला बीपी अगर 120 से 130 के बीच में हो तो उसको भी एलिवेटेड मानते हैं। एलिवेटेड इन द सेंस कि उसको फिर हमारे को आगे के लिए ज़्यादा विजिलेंट रहना है, कि हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करते रहना है, सो दैट हमें पता चले कि जब भी बीपी आएगा, बिकॉज बीपी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो हम बोले कि एकदम से आ जाएगा, अचानक से आ जाएगा, या इस तरह का कोई इन्फेक्शन जैसा नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके शरीर में आता है। तो धीरे धीरे जब भी आपकी वैल्यूज 120 से 130 के बीच में प्रवेश करती है तो आपको थोड़ा सा विजिलेंट हो जाना है ज़्यादा, जिसमें हमें आगे अगर वो बीपी डेवलप होगा तो हमारे को ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा सतर्क रहना है। दूसरा 130/80 वाला जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली अगर किसी का बीपी रहता है, कंसिस्टेंटली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हमारा 130/80 और 130 to 140 और 80 से 90 के बीच वाला जो ये ग्रे जोन है थोड़ा, पर्टिकुलरली जिनको कोई और प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए, तो ऐसा नहीं कि हर एक पॉपुलेशन के लिए ये वाला बीपी हमारे को ट्रीट करने की जरूरत है, बट ये इस वाले बीपी को भी अब हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन मानने लग गए हैं लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से, जिसके अंदर हमें उन लोगों को पहले डाइट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो अब धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, खाने में और लाइफस्टाइल चॉइसेस में क्या क्या चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं उन चीज़ों को, तो वो चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो वो चीज़ें अगर करने के बाद भी बीपी इतने से ऊपर है तो उसको भी ट्रीटमेंट की नीड है। ठीक है। आपने डॉक्टर कहा कि अगर कंसिस्टेंटली आपका बीपी जो है वो 130/80 से ऊपर जा रहा है लॉन्ग रन में, तो आप हाइपरटेंशन के फर्स्ट ग्रेड की कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या कोई ऐसा टाइम फ्रेम है कि कितने समय तक अगर आपका बीपी इसी रेंज में रह रहा है तब आप उस पेशेंट को हाइपरटेंशन का पेशेंट कंसिडर करते हैं? यस, सो अगर 130/80 से ऊपर बीपी आता है, पहली बात तो कम से कम 2 रीडिंग आनी चाहिए। एक सिंगल रीडिंग पे हम किसी को भी हाइपरटेंसिव डायग्नोज नहीं करते हैं। 2 रीडिंग 2 अलग अलग ओकेजन पे एटलीस्ट आनी चाहिए। और जनरली ऑफिस वैल्यूज को हम डायग्नोसिस के लिए ज़्यादा बेटर मानते हैं, बिकॉज घर पे चेक करते हैं हम, तो एक बार डायग्नोज हो जाने के बाद में ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे मॉनिटरिंग के लिए होम बेस्ड बीपी मॉनिटरिंग ठीक है। डायग्नोसिस के लिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑफिस वैल्यूज को, बिकॉज दे आर अंडर गाइडेंस। तो घर पे किस तरह से चेक कर रहे हैं, कैसे चेक कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें वो हमारे संज्ञान में नहीं होती, इसलिए हम उसको हाइपरटेंशन डायग्नोज करने से थोड़ा सा कतराते हैं। सो बट ये है कि अगर 3 से 6 महीने के बाद हमने देखा कि 3 से 6 महीने हमने डाइट लाइफस्टाइल पूरा एडजस्ट किया, उसके बाद भी अगर हमारी बीपी वैल्यूज 130/80 से ऊपर रह रही हैं, तो इसका मतलब हमें ट्रीटमेंट की नीड है इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। ओके, ठीक है। आपने यहाँ पे कहा कि ब्लड प्रेशर को 2 बार मापना चाहिए। हम लोग अक्सर जहाँ भी जाते हैं, और मेरे साथ तो ये पर्सनली हुआ है कि अगर बीपी चेक किया जाता है, एक हाथ में सिर्फ एक बार चेक किया जाता है, बट आपने कहा 2 बार। तो ऐसा क्यों है कि आप 2 बार बोल रहे हैं बट मेजरली चेक सिर्फ एक ही बार किया जाता है? यहाँ एक्चुअली जो मेरी बात थी वो 2 डिफरेंट ओकेजन्स पे थी। 2 डिफरेंट ओकेजन्स एज इन जैसे 2 विजिट हुई। सपोज पहली बार कोई पेशेंट आया मेरे पास में, तो मैंने देखा बीपी उसका 140/90 है, सो मैंने उसको बोला कि ये चीजें आपने फॉलो करनी है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट टाइम भी वो जब मेरे पास आएगा, सो इट विल बी है कि वो दूसरी बार जब मेरे पास आए, दैट इज अ सेपरेट ओकेजन। उस टाइम पे जब हम बीपी मेजर कर रहे हैं उसका, तो अगर दोनों बार हमारा बीपी, या हमने 3 बार किया, 3 में से कोई 2 बार हमारा बीपी 130/80 से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब उसको हाइपरटेंशन मानेंगे। जहां तक जो आप बात कर रहे हैं कि एक ही बार चेक करने की, यस, आइडियली उसके अंदर भी 2 बार चेक होना चाहिए। हाँ, चेक होना चाहिए। 2 बार चेक। तो उसमें जैसे जो 2 बार चेक करते हैं, तो अगर दोनों में वैल्यूज डिफरेंट आते हैं, सपोज पहली बार में चेक किया तो 130/90 आ रहा है, दूसरी बार में चेक किया तो 140/100 आ रहा है, किसको कंसिडर करेंगे हम फिर? सो जनरली हम देखते हैं कि आप जितनी बार भी बीपी चेक करेंगे तो बीपी वाली वैल्यू कुछ ना कुछ अलग आएगी, कोई 2 वैल्यू सेम होती नहीं है। सो इसमें एक एलिमेंट होता है एप्रीहेंशन इंड्यूस्ड बायस का। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर कोई पेशेंट जैसे हॉस्पिटल में आ रहा है, क्लिनिक में आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, तो वो थोड़ा घबराया हुआ होगा, उसको लगेगा कि अरे आए हो तो कई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं निकल आएगी, बीपी बढ़ा हुआ तो नहीं जाएगा, तो पहले से ही थोड़ा सा उसके दिमाग में होता है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं निकल आएगी। इस वजह से थोड़ा सा उसको एप्रीहेंशन में होता है। तो हम ये चाहते हैं कि पहली रीडिंग से हम सारा
कंक्लूजन ना निकालें, इसलिए हम 1 या 2 मिनट के बाद एक रीडिंग और लेते हैं ओके, उसका। ठीक। अगर दोनों वैल्यूज के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेटर से पहली 160-100 आ रही है, दूसरी 138 है, तो पहली वाली वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, दूसरी वाली रखते हैं। कंसिडर बट अगर करते दोनों हैं। वैल्यूज आसपास हैं, लेट्स से आप बोल रहे हैं 130 है बाई 80 है, दूसरी 136/84 है, तो हम उनका एवरेज लेते हैं। तो जनरली एवरेज ऑफ 2 वैल्यूज ये लेना चाहिए। इसमें आपने कहा कि आप घर पे देखते हैं कि सही से चेक किया जा रहा है नहीं बीपी, कुछ गलतियां हो सकती हैं। आजकल बहुत सारे लोग अपने घरों पर भी बीपी मॉनिटरिंग की मशीन रखने लगे हैं, खास करके अगर घर में कोई बीपी का पेशेंट है तो। आप प्लीज हमें बताइए, हमारी ऑडियंस के लिए खास करके, कि अगर वो घर पर बीपी मॉनिटरिंग मशीन रख रहे हैं तो उससे खुद को बीपी या खुद का बीपी चेक करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, समय कब होना चाहिए, कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, और किस पोस्चर में या ओवरऑल बीपी चेक करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? जी, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। मुझे लगता है ये ऑडियंस को ये सुनना चाहिए, बिकॉज अलग अलग तरीके से बीपी मेजर करने में हमेशा जब भी हमारे पास भी पेशेंट आते हैं वो ये बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैंने दोपहर में किया तो इतना था, रात को किया तो इतना था, मैंने सुबह खाना खा के किया इतना था, तो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस क्यों आ रही है? तो इसीलिए आ रही है फ्लक्चुएशन क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का बीपी पे इम्पैक्ट होता है। आप सोए हैं कि नहीं, आपने खाना खाया है कि नहीं, आपने कॉफ़ी तो नहीं पी है, आपने स्मोक तो नहीं किया है, इन सब चीज़ों का बीपी पे इन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं ये सब इन्फ्लुएंस को हटा के जो हम बीपी देख रहे हैं वो हमारा बेसलाइन बीपी है। जनरली डायग्नोसिस के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी उसी वाले बीपी पे हम रिलाय करते हैं। तो उसके लिए जो मेजर करने का बेस्ट टाइम है वो है सुबह खाना खाने से पहले, यानी कि आप भरे पेट नहीं होने चाहिए, आपने आधे घंटे के अंदर अंदर कुछ चाय कॉफी नहीं पिया होना चाहिए, आपको यूरिनेशन का अर्ज नहीं होना चाहिए, यानी कि आपने अगर यूरिन करना है तो आप करके फिर रिलैक्स होके उसके बाद बैठे। आपने कुछ आधे घंटे के अंदर एक्सरसाइज नहीं की होनी चाहिए। जब आप बैठे हैं तो आप जैसे मैं बैठा हूँ एग्जैक्टली, दोनों पैर जमीन पे लगे हुए, बैक पीछे रेस्टेड होना चाहिए, हाथ जो है आपके वो भी रेस्टेड होना चाहिए आइडियली। तो उसमें इस पोजीशन में चेक करना इज मोस्ट यूजफुल। तो वो वाली वैल्यू को जैसे आप अगर पीछे से हटा देंगे या आप एक क्रॉस लेग बैठ जाएंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे तो बीपी में कुछ फ्लक्चुएशन आ सकता है। और तो ड्रास्टिक फ्लक्चुएशन नहीं आता, बट जब हम इतनी फाइन चीजों पे बात कर रहे हैं कि आपका 128 वर्सेस 132 वर्सेस 135, तो जब हम इतने फाइन मार्जिन से बात करें तो उसमें इट मेक्स ए डिफरेंस। हाँ, किसी का 110 है, 112 है, 115 है, उसके लिए शायद इतना मायने ना आता। ओके, तो इस हिसाब से बीपी चेक करें। अगर घर पे भी बीपी चेक कर रहे हैं तो क्या 2 बार चेक करें, 2 रीडिंग्स लें या 1 रीडिंग? जी, घर पे भी अगर चेक कर रहे हैं तो 2 रीडिंग आइडियली लेनी चाहिए। 1 रीडिंग लें, उसके बाद में 1 या 2 मिनट के अंतराल पे दूसरी रीडिंग लें। ओके। और अगर घर पे ही बीपी मॉनिटरिंग मशीन है तो क्या डेली बीपी चेक करें, वीकली या मंथली? अगर इसमें रूल ऑफ थंब ये है कि अगर कोई टर्बुलेंस है, लेटर से आपका बीपी बढ़ गया है, जैसे आप कई सालों से बीपी के मरीज हैं और बीपी की दवाई लगातार ले रहे हैं, तो उसमें आप वीक में 2 बार भी चेक कर लेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आपका बीपी सपोज आपने देखा पिछले हफ्ते 10 दिन से बढ़ा हुआ रह रहा है लगातार, उस केस में आपको डेली चेक करना है, हो सके तो दिन में 2 बार भी चेक करना है। लेकिन कंडीशंस यही रहेंगी जैसे हमने मेजर किया। ऐसा नहीं कि आप घर से बाहर से आए हैं, भाग के आए हैं या परेशान हैं, थके हुए हैं, उस अवस्था में जब भी चेक करेंगे तो आपका बीपी थोड़ा थोड़ा ज्यादा रहेगा। बट जब आप या तो ओपीडी फॉलोअप्स के लिए जाते हैं तो उस दौरान, क्योंकि हम चाहेंगे कि ज्यादा आपके पास वॉल्यूम ऑफ रीडिंग्स हो, जिससे कि हमारा डिसीजन मेकिंग की मेडिसिन की डोज बढ़ाना है, घटाना है या सेम रखना है, वो ज़्यादा डिपेंड करेगी वैल्यूज़ पे। तो आप जब डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाएं तो प्रेफरेबली आप 2-3 हफ्ते पहले रेगुलर मॉनिटर करके जाएं। ठीक है। नॉर्मल में आपका बीपी अगर बिल्कुल ठीक रह रहा है तो आप वीक में 2 बार भी कर रहे हैं तो काफ़ी है। और हम लोग जहाँ तक हम जानते समझते हैं कि बीपी हाथ में आपका मशीन लगा करके चेक किया जाता है, तो कोई हाथ का भी ऐसा है कि लेफ्ट हाथ या राइट हैंड किस में चेक करें, और अगर 2 बार कर रहे हैं तो अलग अलग हाथों में भी कर सकते हैं चेक? सो जनरली हम बोलते थे लेफ्ट आर्म में करते हैं, बट ये है कि अब जो है कि आप दोनों आर्म में चेक करेंगे। पहली विजिट पे जब हमारे पास आते हैं तो हम दोनों आर्म्स में चेक करते हैं। जो भी आर्म की वैल्यू हायर होती है, हम उस हायर आर्म की वैल्यू को ही आगे के लिए एक बनाते हैं कि इसी वाली को टारगेट करना है आपको। जब भी बीपी चेक करना है आगे से फिर उसी आर्म में चेक करना है, बिकॉज दोनों आर्म्स में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। सपोज 5 to 10 का डिफरेंस नॉर्मल है, बट जिस भी आर्म में बीपी हायर साइड में होगा हम आगे के लिए उसी वाली आर्म को लैंडमार्क लेके चलेंगे, उसी वाली आर्म में मेजर करेंगे। ठीक है। ऐसे में डॉक्टर आपने जैसे कहा कि आप 2 बार हाथों का अलग अलग चेक करते हैं, तो जो हायर साइड होगा आप उसको कंसिडर करेंगे, बट आपने जो पहले बात कही थी कि 2 बार बीपी चेक करेंगे तो पहले वाले को हम हटा देते हैं, जो दूसरी वैल्यू आती है हम उसको कंसिडर करते हैं, फिर हाथ का अलग अलग आएगा। तो इसमें एक टाइम में नहीं, हम बोल रहे हैं कि हम जब फर्स्ट टाइम जब हमारे पास आते हैं डायग्नोसिस के टाइम पे, तब हम डिफाइन कर लेते हैं किस वाली आर्म में हाई है। तो जब भी वो घर पे 2 बार भी चेक करेंगे उसी आर्म में चेक करेंगे, लेकिन 2 बार करेंगे। 2 बार करेंगे। तो हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, लेटर से मेरी लेफ्ट आर्म में बीपी थोड़ा सा ज्यादा रहता है राइट आर्म की अपेक्षा, 10 मिलीमीटर मरकरी ज्यादा रहता है, तो मैं हमेशा अपनी लेफ्ट आर्म का ही बीपी चेक करूंगा। हाँ, एक बार में 2 बार चेक करूंगा, एक पहले चेक किया, फिर 1-2 मिनट के बाद दोबारा चेक किया।
ठीक है, परफेक्ट। घर पे अगर जैसे बीपी मॉनिटर कर रहे हैं तो कई बार बीपी हाई रहता है तो लोग और घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो जब सेकंड टाइम चेक करते हैं तो क्या उसकी वजह से बीपी थोड़ा बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि एक नेगेटिव लूप तरीके से होती है। लेट से आपने बीपी चेक किया, एक बार आपका बीपी 160 आ गया, तो आप आप डर नेचुरली जाओगे। घबरा जाएंगे हाँ। ना। सो इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बीपी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो आपको इमीडिएटली दिक्कत कर दे ना। तो आपको अगर 160 180 जो एक नंबर होता है 180 120, वो एक नंबर होता है जिसमें हम बोलते हैं कि हाँ इसके ऊपर अगर कुछ बीपी है तो वो रियली में ज्यादा है, उसके लिए आपको केयर सीख करनी है। इसमें भी अगर आपको काफी सालों से बीपी है और एक वैल्यू आपकी 180 120 आ गई है जिसमें आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रही है, आप पैनिक ना करें। जितना आप पैनिक करेंगे बीपी उसी हिसाब से वो लूप वाइज बढ़ता जाएगा, बिकॉज आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे, पैनिक करोगे आप, वो बीपी और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है। और जैसे अगर कोई आपके पास आता है बीपी चेक कराने के लिए, उसका अगर हायर साइड वैल्यू आ गया तो कितने पे आप कंसिडर करते हैं कि इतने मेजरमेंट या वैल्यूज तक आप उनको सलाह देते हैं कि आप लाइफस्टाइल में बदलाव कर लीजिए, और कितने से ऊपर जाने पे आप कहते हैं कि अब आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी? जैसे एक पर्टिकुलर टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है कि जैसे जो मरीज मेरे पास आ रहा है, लेट्स से उसको बीपी नहीं भी है या उसको बीपी नॉमिनल है, बट मेरे पास आ रहा है इस वजह से उसका बीपी बढ़ जा रहा है, तो पहली बार में हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि उसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन है या उसको ट्रू हाइपरटेंशन है ना। तो पहली बात तो पहली रीडिंग में अगर किसी का 160 व 100 से ऊपर है तो हमें काफी ज्यादा सस्पिशन होता है कि इसका, बिकॉज व्हाइट कोट फिनोमेना से भी जनरली इतना ऊपर जनरली नहीं जाता है। सो जो ट्रायल्स ने या लंबे टाइम की जो रिसर्च है वो बताती है, तो अगर 160 100 से ऊपर है तो हम मान के चलते हैं कि उनका बीपी ज्यादा होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन फिर भी जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम एक बार उसको एक चांस और देंगे ये देखने के लिए, प्लस उसको होम बेस्ड बीपी मॉनिटरिंग के लिए भी एनकरेज करेंगे साथ के साथ, ताकि हम इसमें और एक व्हाइट कोट हाइपरटेंशन और नॉर्मल हाइपरटेंशन के लिए हम जो डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटर। तो हम वो एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटर उसको लगा देते हैं, जो उसको जो दिनचर्या होती है उनकी उसके अकॉर्डिंग वो आधे आधे घंटे में पूरे दिन बीपी मेजर करता रहेगा, रात में भी 2-2 घंटे मेजर करता है, ताकि हमारे को ओवरऑल डे का नाइट टाइम का एवरेज बीपी हमें पता चल जाए कि हमारे पास जब वो आया था जो उसका बीपी था, क्या वो उसका वास्तविक बीपी था या उसका व्हाइट कोट हाइपरटेंशन था। ठीक है। अभी आपने जैसे हम लोगों ने नंबर्स की बात की, आपने हमें नंबर्स बताया 120/80 130 ये सारी चीज़ें, तो जो सिस्टोलिक या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा होता है, कि कौन सा बढ़ रहा है तो हमारे लिए ज़्यादा ये खतरनाक है? जनरली तो देखिए डेंजरस दोनों होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपका जो एंड ऑर्गन है, जो चाहे किडनी है, चाहे हार्ट है, चाहे ब्रेन है, वो एक्सपोज तो दोनों बीपी से हो रहा है। बट वैसे सिस्टलिक या ऊपर वाला ज़्यादा डेंजरस होता है, खास तौर पे क्योंकि 50s के बाद या 60s के बाद ऊपर वाला ही बढ़ता है, नीचे वाला बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। एंड सेकेंडली सिस्टोलिक बीपी वो होता है जिस बीपी पे यानी पीक प्रेशर पे जो आपके ऑर्गन्स सारे एक्सपोज हो रहे हैं। डायस्टोलिक बीपी वो है जिस बीपी पे रिलैक्स्ड फॉर्म में आपके ऑर्गन्स एक्सपोज हो रहे हैं। तो सिस्टोलिक बीपी ज़्यादा कंसर्न होता है, बट जनरली 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डायस्टोलिक या 20 मिलीमीटर मर्करी सिस्टोलिक दोनों का इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि दोनों ही आपका जो हार्ट की प्रॉब्लम्स, ब्रेन की प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम्स होने का रिस्क 2 गुना बढ़ा देते हैं। यानी कि आपका 140/90 है, उसमें आप 10 ऐड करें नीचे वाला या 20 ऐड करें ऊपर वाला, तो आपका जो रिस्क है, जो बेसलाइन रिस्क है, वो डबल हो जाएगा ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप वेटेज की फॉर्म में देखें तो डायस्टोलिक ज्यादा हार्मफुल हुआ, क्योंकि आपका 10 बढ़ने पे उतना ही नुकसान हो रहा है जितना 20 बढ़ने पे। बट आप बोले कि किसी को सिर्फ नीचे वाला बीपी हाई है, किसी को सिर्फ ऊपर वाला बीपी हाई, तो किसको ज्यादा खतरा है? तो वो सिस्टलिक वाले को, ऊपर वाले को ज्यादा है, बट कंट्रोल हमें दोनों को करना है। ठीक है, आपने कंट्रोल की बात कही तो हम उसी पर ही आते हैं, क्योंकि मेजरली लोग यही जानना चाहते हैं कि अगर बीपी हो गया है तो कंट्रोल में कैसे रखें। इसमें सबसे पहला आता है कि रियलिस्टिकली अगर हम सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं तो डाइट सही करके, एक्सरसाइज करने से या अपने जीवन शैली में बदलाव करने से हम रियलिस्टिकली कितना अपना जो बीपी है वो कम कर सकते हैं, कितने वैल्यू तक? इसमें ये है कि हम क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं ना। अब अगर इसमें हम अलग अलग चीज़ों की बात करें, एक डाइट वाला पार्ट हो गया, एक एक्सरसाइज वाला पार्ट हो गया, एक आपका स्ट्रेस दूर करना हो गया, एक आपका बॉडी वेट रिडक्शन हो गया, तो ये जो लाइफस्टाइल वाली चीज़ें हैं, इन अगर हम सबको करते हैं एक्चुअली, अगर हम सिर्फ एक चीज़ की बात करें तो ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं कि जो यूजुअली होता है, जिनका बीपी जितना ज्यादा होता है उतना इससे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों की जो हमारे 130/80 से 140/90 के बीच वाले हैं, तो क्योंकि उनका बीपी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऑन एन एवरेज बेनिफिट उनको यूजुअली 6 to 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बेनिफिट मिलता है विद वन सिंगल थिंग। अगर हम बोले डैश डाइट, जो हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में कि किस तरह की डाइट अडॉप्ट करनी है, उसमें अगर वो डाइटरी पैटर्न फॉलो करते हैं तो इतना बेनिफिट उनको मिलेगा। लेकिन अगर साथ में वो
एक्सरसाइज भी करते हैं तो इतना बेनिफिट और एडिशनल मिलेगा। हाँ। तो अगर आप बात करें किसी बंदे का बीपी अगर 140-90 है तो वो इजीली 130-80 या उससे कम आ सकता है अगर वो सारी चीजें फॉलो करे। डाइट भी, एक्सरसाइज भी, वेट रिडक्शन भी और स्ट्रेस भी कम करे तो परफेक्ट है। हम इसी को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। सबसे पहले आपने डैश डाइट की बात कही, डाइटरी अप्रोच टू कंट्रोल मतलब हाइपरटेंशन वाला। तो जो डैश डाइट है ये स्पेसिफिकली ऐसे पेशेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जिनका बीपी हाई रहता है। तो कोई अगर फॉलो करना चाहता है, लेट सपोज उनका बीपी हाई रह रहा है, उनको इस पॉडकास्ट को देख करके लगा कि चलो हम भी डैश डाइट फॉलो कर लेते हैं, प्लीज बताइए कि इस डाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या कट डाउन करनी होती है, किस मात्रा में, किस समय पर खाएं सो दैट बीपी कंट्रोल में रहे। इसमें सबसे जरूरी तो है हमारे को सोडियम कम करना है, बिकॉज जितने भी लोग हाइपरटेंसिव हो जाते हैं वो जनरली सॉल्ट सेंसिटिव हो जाते हैं। यानी कि आप जितनी मात्रा में प्रोरेटा बेसिस पे जितना आप सॉल्ट ऐड करते जाएंगे अपनी डाइट के अंदर उतना ही आपका बीपी बढ़ता जाएगा। तो इसका हम कन्वर्सली लें तो आप जितना सॉल्ट कम करते जाएंगे उतना ही बीपी आपका कंट्रोल होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। या आपका बीपी अगर बॉर्डरलाइन स्टेज में है तो आपको नीचे आने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। दूसरा इसके कॉरलरी है कि पोटेशियम डाइट में बढ़ाना। सोडियम कम करना, पोटेशियम बढ़ाना। तो पोटेशियम हमारे हार्ट को स्टेबलाइज करने का काम करता है ना, वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। तो हम जितना सोडियम कम करेंगे और जितना पोटेशियम बढ़ाएंगे डाइट में उतना ही हमारे को बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज है इसमें लो फैट डेयरी कंटेंट, यानी अगर आप डेयरी कंटेंट ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं टोन मिल्क ले सकते हैं, यानी मलाई हटा के ले सकते हैं। दूध वगैरह लेना है आप हटा के ले सकते हैं, टोन चीजें ले सकते हैं, लो फैट डेयरी कंटेंट ले सकते हैं। सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम से कम कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो टोटल कैलोरी इंटेक है उसका 7% से कम होना चाहिए। तो वो डाइटिशियन से कंसल्ट करके एक बार आप वो समझ सकते हैं कि आपकी जो ओवरऑल डाइट अभी आप ले रहे हैं उसमें कितना % फैट है और कितना आपको रिड्यूस करना है। एंड चौथी चीज है कि आप जितना वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन फूड पर्टिकुलरली अगर आप लेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। आपने जैसे सोडियम की बात की और पोटेशियम की बात की, तो सोडियम में आपने कहा कि सॉल्ट का, तो अगर बीपी हाई है तो हम फिर कितनी नमक की मात्रा कम कर दें और एक दिन में कितनी मात्रा में हम नमक खा सकते हैं सो दैट बीपी ज्यादा ना बढ़े? वो एज ए रूल ऑफ थंब ये है कि अगर हम जो एक टेबल स्पून जो होता है उतना सॉल्ट एक बंदे के लिए परमिसिबल होता है पूरे दिन में। बिकॉज अब हम सारे दिन मेजर तो करते नहीं रहेंगे कि हमारे हिस्से का कितना सॉल्ट आया। तो रूल ऑफ थंब ये है कि जितना आप स्टेपल फूड में यूज कर रहे हैं उस स्टेपल फूड में जितना यूज कर रहे हैं जनरली दैट मच इज गुड इनफ। उसके ऊपर आप कुछ ओवर एंड अबव ऐड ना करें किसी चीज में, यानी आप खा रहे हैं कुछ सैलेड ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, उसके ऊपर ऐड ना करें, या कोई भी अलग से नमक वाली चीज, खासतौर पर जो बहुत से लोग शौकीन होते हैं नमकीन वगैरह के, अचार के, या ऐसी चीजें जिसमें काफी मात्रा में सॉल्ट होता है, वो चीजें टोटली अवॉइड करनी है। बट आप स्टेपल फूड में जो खाने में, जो घर के खाने में जितना सॉल्ट यूज कर रहे हैं आमतौर पे वो परमिसिबल होता है। ठीक है, एज ए रूल ऑफ थंब। आपने पोटेशियम की भी बात कही कि पोटेशियम बढ़ाना है, सोडियम कम करना है, तो पोटेशियम रिच ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हाई बीपी के पेशेंट्स अपनी डाइट में शामिल करके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रख सकते हैं? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो हमने बात की, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ऑलमोस्ट सारे फ्रूट्स में पोटेशियम होता है। ठीक है, वेजिटेबल्स में भी मोस्टली में पोटेशियम होता है। कुछ सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स भी आते हैं अभी जो अगर आपके डाइट में अगर आपको फ्रूट्स वगैरह नहीं ले पा रहे हैं किसी भी रीजन से, या लेते नहीं है या आदत नहीं है, तो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स ऐड कर सकते हैं। या आप जैसे सेंधा नमक है, रॉक सॉल्ट है, जिसमें आपको सोडियम की मात्रा कम होती है, पोटेशियम थोड़ा ज्यादा होता है, तो उस तरह वाले वो भी सब्स्टिट्यूट्स आप यूज कर सकते हैं सोडियम की मात्रा बढ़ाने, पोटेशियम की मात्रा बढ़ाने के लिए। डॉक्टर आपने सेंधा नमक की बात कही, तो आजकल लोग क्या खुद से ही अपने आयोडीन सॉल्ट को रिप्लेस करके सेंधा नमक खाने लग रहे हैं, लेकिन कई बार उसकी वजह से उनके शरीर में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है जिसकी वजह से और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन्हीं को अपने सफेद नमक को सेंधा नमक से रिप्लेस करना चाहिए, नॉर्मल लोगों को ये प्रैक्टिस नहीं फॉलो करनी चाहिए? नॉर्मल लोगों को जैसा हमने बताया वो नेचुरल पोटेशियम ज्यादा प्रेफर करें, नेचुरल चीजों से जिनसे पोटेशियम मिल सकता है उनको प्रेफर करें। पोटेशियम में दूसरा प्रॉब्लम ये है जिनको किडनी इश्यूज हैं, वो फिर वो इस तरह की चीजें नहीं यूज कर सकते जिसमें पोटेशियम ज्यादा है। तो जनरली जैसा मैंने बताया कि आप एज ए रूल ऑफ थंब तो आप कोशिश करें कि टेबल सॉल्ट यूज करें जो आयोडाइज्ड भी है। ठीक है, तो और उसके अलावा अगर आपको यूज करना है या कभी कभी बीच में यूज करना है तो आप सेंधा नमक ले लीजिए। ठीक है, परफेक्ट है। हमने डाइट की बात की। दूसरा आपने कहा एक्सरसाइज, अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो बहुत हद तक अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकता है। कौन से फॉर्म की एक्सरसाइज सबसे ज्यादा मददगार है बीपी को कंट्रोल करने में, किस समय पर करे, और क्या मेल फीमेल के लिए अलग अलग है? साथ ही में एज में भी आप प्लीज बताइएगा कि किस एज के, क्योंकि यंगस्टर्स में भी बीपी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो किस एज के हिसाब से क्या एक्सरसाइज करें? तो इसमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल होती है वो होती है एरोबिक एक्टिविटी। उसके अंदर जिसमें जॉगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, आपका अगर कुछ नहीं कर सकते अगर तो एटलीस्ट ब्रिस्क वॉक हो गया ना, तो ये मिनिमम जो एरोबिक एक्टिविटी है। फिर दूसरा जो प्लैंक वगैरह है जो हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं वो भी काफ़ी यूजफुल है।
तीसरा जो आपकी डायनेमिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो बोलते हैं या वेट बेयरिंग है वो भी यूजफुल है, बट वो थोड़ा कम है। एरोबिक एक्टिविटी बेस्ट है अगर हम इसके लिए यूज करना चाहते हैं बीपी रिडक्शन के लिए पर्टिकुलरली। एज में कोई भी किसी भी एज के ग्रुप के लोग ये कर सकते हैं। नेचुरली जो थोड़ा सा ओल्डर बंदा होगा तो उसके लिए जॉगिंग हो सकता है ना कर पाए, साइकिलिंग ना कर पाए, स्विमिंग भी ना कर पाए, तो एटलीस्ट ब्रिस्क हो गया जिस स्पीड में वो कर पाते हैं। बिकॉज उसका जो प्रेमाइस है वो यही है कि अगर आप अपना हार्ट रेट रिजर्व होता है, यानी आपका जो जितना मैक्सिमम हार्ट रेट अचीव कर सकते हैं वर्सेस जो आपका बेस लाइन है उसके बीच का डिफरेंस है, उसका 60% 70% के आसपास अगर आप अचीव कर रहे हो किसी भी एक्टिविटी से। अब नॉर्मली जो एक एथलीट बंदा होगा उसको ये सब करने के लिए ज्यादा जोर लगेगा। एक 70 ईयर ओल्ड बंदा है वो अगर चल भी रहा है, अगर अपनी सोसाइटी के 2 राउंड भी लगा रहा है, शायद उसकी धड़कन उसमें बढ़ जाए। तो आपको एज ए रूल ऑफ थंब ये है कि आप इतनी स्पीड में चलें जिससे आप कंफर्टेबली दूसरे बंदे से कन्वर्स ना कर पाए, बातचीत ना कर पाए, थोड़ा रूल ऑफ थंब है। हाँ, बिकॉज आप सारे टाइम मॉनिटर लेके नहीं चलेंगे, आपको नहीं पता कि आपकी हार्ट रेट कितनी है, बट अगर आप 2 लोग भी ग्रुप में अगर घूम रहे हैं तो आप आराम से इजीली कन्वर्स ना कर पाए, वो रूल ऑफ थंब है कि इतनी तेज अगर आप चल रहे हैं इसका मतलब वो एक्टिविटी आपको बेनिफिट देगी। और कितनी देर की ये सारी एक्टिविटीज दिन भर में करें सो दैट बीपी को कंट्रोल में रख सकते हैं? जनरली एरोबिक एक्टिविटी का हम बोलते हैं कि मिनिमम 30 मिनट्स ए डे और मिनिमम 5 डेज ए वीक, यानी 150 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी पर वीक इतना हमारे को चाहिए वो बेनिफिट लेने के लिए जो हम बीपी रिडक्शन के लिए सोच रहे हैं। ओके, हमने डाइट की बात की, एक्सरसाइज की बात की, इसमें आपने स्ट्रेस कहा। स्ट्रेस आज के समय में हर किसी के लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो चुका है। फैमिली का स्ट्रेस हो, पर्सनल स्ट्रेस हो या फिर प्रोफेशनल स्ट्रेस हो, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो स्ट्रेस को कम करने का भी कुछ तरीका बता दीजिए आप कि कैसे कम करें सो दैट बीपी कंट्रोल में रहे। और अगर कोई सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में लंबे समय तक रह रहा है तो उससे उसके बीपी पर क्या असर पड़ सकता है? क्रोनिक स्ट्रेस डेफिनेटली, बिकॉज आपके वो स्ट्रेस हार्मोन्स को लगातार बढ़ा के रखेगा, तो आपको बीपी होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आपको ऑलरेडी बीपी है तो उसका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा अगर आपको क्रोनिक स्ट्रेस है तो। स्ट्रेस से रिलीव होने के लिए ऑफ कोर्स वो इट इज इजियर सेड देन डन, वो है मुश्किल, लेकिन उसमें जो चीज़ हम कर सकते हैं, योगा है, प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं ना। मेडिटेशन का अभी तो रिसर्च भी बोलते हैं कि मेडिटेशन से भी इफेक्ट मिलता है। सो वो एटलीस्ट आप 2 मेडिटेशन के सेशन अगर कर पाते हैं 20-20 मिनट के दिन में, बट वो थोड़े से गाइडेड होने चाहिए कि यू शुड नो कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। सो ये चीज़ें आप जो अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए एक्टिवली कर सकते हैं। ठीक है, ये इससे आपको बीपी कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। बेनिफिट मिलेगा। आपने जो आखिरी वाला बताया था वो है वेट लॉस। तो अगर जो वजन कम करना चाहते हैं तो कितना वजन कम करे कि बीपी कंट्रोल में रहे? ओबीज लोगों के लिए भी बताइएगा और जो थिन बिल्ट होते हैं उनके लिए भी बताइएगा, क्योंकि उनमें भी बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। सो जनरली जैसे इंडियन या एशियन पॉपुलेशन में होती है उसके जो मैट्रिक्स होते हैं वो थोड़ा सा वेस्टर्न पॉपुलेशन से अलग होते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स है वो 30 से ऊपर होगा तो हम उसको ओबीज बोलेंगे। अब हमारे यहाँ पे 27 या 27.5 जो बॉडी मास इंडेक्स होता है उससे ऊपर वाला जो होगा वो हमारे लिए ओबेसिटी कैटेगरी में आ जाएगा। तो हमारे को जो यूजुअली दिखने वाले बंदे जो थिन दिख रहे होते हैं वो भी हो सकता है कि हमारे को ओबीज कैटेगरी में आ जाए या ओवरवेट कैटेगरी में आ जाए। सो उनके लिए हमें 5% ऑफ बॉडी वेट रिडक्शन आइडियली हम बोलते हैं। अगर हमारे को 5% ऑफ बॉडी वेट रिडक्शन या 3 बॉडी मास इंडेक्स डिक्रीज करना, दैट इज बेनिफिशियल फॉर रिड्यूसिंग बीपी। ओके, ठीक है। अगर घर में जैसे बीपी चेक कर रहे हैं तो कौन सी रीडिंग देख करके हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब इमरजेंसी वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए? हाँ, सो अगर आपका बीपी 180/120 या उससे ज़्यादा चला जाता है, खास तौर पे जब उसके साथ में आपको सिम्टम भी आ रहे होते हैं, या आपको चक्कर आने लग जाए, आपको कुछ चेस्ट पेन है, आपको सांस फूल गया है या आपको कुछ अनयूजुअल फीलिंग आ रही है, तो आपको ज़रूर हॉस्पिटल जाना चाहिए या अपने डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। उसके नीचे वाले में आपको पैनिक नहीं करना है। अगेन अगर आपका 180/120 भी है तो आपको पैनिक नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अब कुछ हो जाएगा नेस्टी या कुछ। हाँ, पर अगर आपको सिम्टम हो रहे हैं तो चाहे आपका बीपी 180/120 नहीं भी है, 160/100 भी है, सिम्टम के साथ में, सिम्टम में से जैसे मैंने बताया चेस्ट पेन है, सांस फूलना है, चक्कर आना है या कुछ इस तरह का अनयूजुअल फीलिंग लग रहा है आपको, तो आपको एक बार डॉक्टर की राय जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल। सिम्टम्स में डॉक्टर कुछ ऐसे सिम्टम्स भी है जो हम जानना चाहेंगे कि क्या ये भी एक हाई ब्लड प्रेशर के संकेत हो सकते हैं? कई बार लोगों के नाक से खून आने लगता है, तो नाक से खून आने का मतलब है कि बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है? वो इसमें दोनों चीज़ें हैं। इसमें अगर आपको किसी भी तरह की किसी भी ब्लीडिंग अगर किसी को होती है तो उसका बीपी उस समय के लिए बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन अगर वो बीपी आपका सपोज 10-15 मिनट में कंट्रोल हो गया, इसका मतलब वो फिर बीपी की वजह से मोस्ट लाइकली ब्लीडिंग नहीं हुआ होगा। बट हाँ, कोई भी तरह का बीपी अगर हाई होगा तो वो ब्लीडिंग के लिए प्रीडिस्पोज कर सकता है आपको, ब्लीडिंग होने के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरे जो कॉजेज होते हैं या जो दूसरे जो सिम्टम्स होते हैं रादर, जैसे मैंने बताया चक्कर आना हाँ। या सांस फूलना, जो एक्टिविटी आप सपोज साल भर 6 महीने पहले आराम से कर पाते थे, आप बोलो कि मैं तो आराम से स्विमिंग कर लेता था,
4 वो लगा लेता, बट अब मेरे को नहीं हो पा रहा है, या स्टेयर्स में आराम से 2 मंजिल चढ़ लेता था, अब नहीं हो पा रहा है। तो अनयूजुअल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यंग लोगों में खासतौर पे, या आपके पैरों में स्वेलिंग आने लग गई, वो आपको लग रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर घूमा रहता है, या हेडेक रहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इस तरह का कोई भी सिम्टम रहता है, इजी फटीग जो आप पहले महसूस नहीं करते थे कि मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, पहले नहीं थकता था कुछ भी एक्टिविटी करते, तो ये सब सिंपल या सटल सिम्टम्स हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। आपने जैसे सिम्टम्स का बताया डॉक्टर, तो अगर ये लक्षण बहुत लंबे समय तक परसिस्ट कर रहे हैं और कोई इंसान अपना बीपी भी नहीं चेक कर रहा है, क्योंकि फटीग रहना, थकावट रहना या चक्कर आना, अक्सर लोगों को लगता है कि हो सकता है सोए ना हो अच्छे से या किसी दूसरी वजह से हो सकता है, लोग बीपी पर ध्यान नहीं देते। तो कितनी देर तक या कितने टाइम तक ये सिम्टम्स रहे तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ के एकदम वर्स कंडीशन में जा सकता है? ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है, बट अगर आपको ये सिम्टम रेगुलरली रह रहे हैं तो आपको, लेट अस से आपको एक दिन ये सिम्टम हुआ तो ठीक है, आप इग्नोर कर सकते हो। 2-3 दिन रहा, आपको लगता है कुछ फीवर की वजह से हो गया, किसी और प्रॉब्लम की वजह से, आप इग्नोर कर सकते हो। बट आपको कंसिस्टेंटली अगर ये प्रॉब्लम रह रही है तब आपको ज़रूर, बिकॉज बीपी तो इतना सिंपल चीज़ है कि आप कभी भी, इसमें हम अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग की बात करते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग का मतलब है कि आप कैसे, चाहे अपने फादर मदर को लेके गए हैं हॉस्पिटल या क्लिनिक लेके गए हैं, या आप किसी फ्रेंड के साथ ही गए हैं, या कुछ भी गए हैं, तो आपने कभी बीपी अगर चेक नहीं कराया, आप एक बार बीपी उस समय चेक करा लें, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उस समय चेक करा लें। प्रॉब्लम की बात है तो फिर तो हमें कराना चाहिए, बिकॉज इसमें ये कोई ब्लड टेस्ट भी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हमारे को कुछ इन्वेजिव वो करना है। तो ये तो आइडियली अगर इस तरह का सिम्टम होता है तो करा लेना चाहिए। ठीक है, ओके। अगर जैसे बीपी लंबे समय तक हाई रहता है और वो लोग अपने लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं करते हैं, दवाइयाँ भी नहीं लेते हैं, तो क्या इसकी वजह से दूसरी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं? जी, ये बहुत ज़रूरी सवाल है, बिकॉज ये मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि बीपी सिर्फ एक नंबर नहीं है कि हम मेजर कर रहे हैं। बिकॉज बहुत बार हमने देखा है, मरीज आएगा ओपीडी के अंदर, वो बोलेगा मेरा तो बीपी 180 है या 180 रहता है, पर मुझे दिक्कत तो कुछ नहीं है। तो वो उसको सिर्फ एक नंबर लेके अपने आप को ठीक महसूस कर रहा है, बट वो बीपी सिर्फ एक नंबर नहीं है। अगर वो नंबर लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो हमें ये देखना है कि वो क्या प्रॉब्लम कर सकता है, बिकॉज उस हाई नंबर से, उस हाई प्रेशर से आपके सारे ऑर्गन इफेक्ट हो रहे हैं। आपका हार्ट उससे एक्सपोज हो रहा है, आपका किडनीज एक्सपोज हो रही है, आपका ब्रेन एक्सपोज हो रहा है, तो आपका ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग भी कर सकता है, स्ट्रोक ला सकता है, आपकी हार्ट की धड़कन प्लस माइनस कर सकता है, आपको हार्ट फेलियर में ले जा सकता है, आपको हार्ट अटैक ला सकता है, आपकी किडनी खराब कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो पोटेंशियली, जो अगर आपका बीपी लंबे समय तक रहता है तो ये सब चीज़ें या इनमें से कोई भी चीज़ें हो सकती है। कितने समय बाद होंगी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन इवेंचुअली ये चीज़ होगी ज़रूर अगर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो। और अगर यंग लोगों में इस तरीके की प्रॉब्लम है कि हाई बीपी रह रहा है, तो उनमें ये सारी जो आपने बीमारियां कहीं, क्या ये तुरंत हो सकती है, इमीडिएट, या थोड़े से टाइम के बाद? इसमें डिपेंड करता है कि एक्सपोजर पीरियड जो हम बात करते हैं कि कितना हाई है बीपी इनटू कितने लंबे समय तक है। तो हम इसीलिए बात करें, अब 130-180 तक हम पहुंच गए कम जाते जाते, वो इसीलिए है क्योंकि हमने देखा है कि अगर 140-90 भी है बट वो लंबे समय तक रहता है, तो वो भी हमें वही नुकसान पहुंचा सकता है जो 180-120 वाला बीपी आपको 1 महीने में पहुंचाएगा। तो अगर आपका बीपी जितना हाई रहेगा उतने ही कम समय में नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर बीपी आपका बहुत हाई नहीं है, बॉर्डर लाइन है, स्टेज 1 है, अगर लगातार उस लेवल पे रहेगा तो आपको लंबे समय में वो भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो हमने अभी तक जो भी कॉन्वर्सेशन की है इस पॉडकास्ट में, उससे आई एम श्योर ऑडियंस के बहुत सारे सवालों के जवाब उनको मिले होंगे। यहाँ तक आते आते ऑडियंस भी यही जानना चाहेंगे कि अगर वो चाहते हैं कि सही तरीके से बीपी को कंट्रोल करे, सबसे पहले लाइफस्टाइल में कैसे बदलाव करे और कब दवाइयों का रोल आ जाता है और दवाइयों को लेने का सही तरीका, सही समय कैसे होना चाहिए, तो थोड़ा सा वो भी बताइए। तो इसमें एक बिल्कुल जनरल कॉमन सेंस लॉजिक है कि पहले तो जैसे हमने बात की कि पहले चेक कराना। बहुत सारे लोग तो इसी लेवल पे रुक जाते हैं कि अगर मैं चेक कराऊंगा तो मेरा बढ़ा हुआ मिल जाएगा। सो इस चीज से डरना नहीं है, आपको बीमारी से डरना है, आपको बीमारी पता चलने से नहीं डरना है। सो ये कैंसर की तरह ही है। कैंसर में भी अगर आपको कैंसर के डायग्नोसिस से डर जाएंगे तो आप कभी ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे। तो आपका डायग्नोसिस लास्ट स्टेज पे होगा जब सब कुछ खत्म हो चुका होगा। ऐसे ही बीपी में भी आप पहले तो रेगुलर चेक करते रहे। जैसे ही आपका बीपी, हमने बात की कि अगर आपका बीपी 120 से 130 की रेंज में पहुंचना है तो आपको अलर्ट हो जाना है। इसका मतलब आपको आगे के लिए कुछ ना कुछ आपकी चेंजेस में आपको फिर देखना है कि आपकी डाइट में क्या ऐसी चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हैं, जो हमने अभी इतनी देर बात की, उनमें से क्या ऐसी चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हो, लाइफस्टाइल में क्या ऐसी चीज़ें जो आप नहीं कर रहे कर सकते हो, क्या इस तरह के स्ट्रेसर्स हैं जो आप दूर कर सकते हो। उसके बाद जब आप 130-80 से ऊपर पहुंच जाते हो तो फिर हमारा विंडो आ जाता है जिसमें हमें ट्रीटमेंट कंसीडर करना पड़ता है। अगर आपको ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी बीपी हायर साइड में रहता है, 140/90 है, लगातार है, तो उसमें कुछ कंसिडरेशन भी नहीं है। इसका मतलब है कि आपको बीपी वाली मेडिसिन शुरू कर देनी चाहिए। दूसरा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं अभी आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, बोलते हैं मेरा बीपी एक बार 160 आया था, मैंने 15 दिन दवाई ली थी, उसके बाद मैंने चेक किया वो ठीक था तो मैंने छोड़ दिया। तो मैं बार बार यही कहता हूँ, सबको यही कहता हूँ कि बीपी एक
टर्म वाली बीमारी नहीं है, वो एक इतना नहीं है कि जिसका कोई कोर्स होता हो 15 दिन का, महीने का या इवन साल का भी, कि आप बोलोगे इतना कोर्स मैंने कर लिया अब मेरे को दिक्कत नहीं होगी। तो आप अगर आपका बीपी लगातार रह भी रहे नॉर्मल तो भी, बिकॉज वो मेडिसिन हमने दिया इसलिए क्योंकि बीपी नॉर्मल आ जाए, अगर आपका बीपी नॉर्मल रह रहा है तो आपके डॉक्टर की गाइडेंस नहीं छोड़ें। कुछ लोगों में, खासतौर पे यंग लोगों में, ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल है कि उनको अगर वो समय पे ध्यान दें, समय पे मेडिसिन लें, समय पे डाइट लाइफस्टाइल चीजें शुरू करें तो रिवर्स हो सकता है इनिशियल फेज के अंदर। अगर आपने उसको इनिशियल फेज में इग्नोर कर दिया तो आर्टरीज हार्ड हो जाएंगी, बीपी नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा, उसके बाद आपको हो सकता है नंबर ऑफ मेडिसिन भी ज्यादा खानी पड़ेगी ये तो श्योर है, और हो सकता है आप इस बीच में कुछ ना कुछ नुकसान भी कर बैठे। बिल्कुल, तो इसको इग्नोर ना करें, वही सबसे ज्यादा बेहतर है। और जैसे आपने कहा कि फर्स्ट स्टेप तो है कि आप अपना बीपी चेक करें, उसके बाद जिस हिसाब से चीजें आ रही हैं फिर आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव कर सकते हैं। परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में हम लोगों ने जो भी बातचीत की है उससे हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसे शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते जा रही है, तो ज़रूरी है लोगों के लिए कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले। अगर आपके मन में कुछ और सवाल रह गए हों तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप जरूर पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइफ। थैंक यू।